हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को आधा पढ़ लिया था। आधा बचा भाग आज हम पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, आज के सेशन का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वह है कृषि में परिवर्तन। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि कृषि में किस प्रकार से परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। वैसे परिवर्तन तो बहुत सारे हुए, लेकिन आपके चैप्टर में 2 बड़े परिवर्तनों को मेंशन किया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा गया है इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। आप सब अच्छे से जानते होंगे हल का प्रयोग खेत को जोतने में किया जाता है, तो हल का जो फाल होता है वह अब लोहे के बनने लगे। उससे फायदा क्या हुआ? हल के फाल लोहे के बनने से फायदा यह हुआ कि बंजर भूमि हो या कठोर भूमि हो, उसको आसानी से जोता जा सकता था और उसको जोत कर वहाँ पे फसल का उत्पादन किया जा सकता था। इससे हुआ क्या कि वहाँ पे जब फसल उगाया गया तो फसल में वृद्धि हो गई। क्लियर? जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बदलाव हुए वह है लोगों ने बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण किया। आप पहले के लोग क्या करते थे? धान उपजाने के लिए बीज छिड़कते थे। उससे होता क्या था कि बहुत सारे बीज मर जाते थे। तो उन्होंने उपाय क्या निकाला? अब उन्होंने क्या किया कि धान के छोटे छोटे पौध तैयार करने लगे और उन पौध को रोपा जाने लगा। उससे फायदा क्या हुआ कि पौध बहुत कम मरता था और फसल का उत्पादन बढ़ गया या वृद्धि हो गया। क्लियर? आगे लिखा गया इस काम को करने में अत्यधिक मेहनत लगती थी, इसलिए इस काम को ज़्यादातर दास या दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। जो यह पौध तैयार करने की प्रक्रिया हो या पौध को रोपने की प्रक्रिया हो, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, इसलिए इस काम को करता कौन था? तो जो दास या दासी होते थे या वैसे मजदूर जो भूमिहीन होते थे। क्लियर? यहाँ आपका समाप्त हुआ कृषि में परिवर्तन। बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन आपके जो चैप्टर में 2 बड़े परिवर्तन दिए गए हैं उसको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म का मतलब आप लोग जानते होंगे छोटा होता है, तो छोटा सा निरीक्षण किया गया है किसी स्थल के बारे में, किसी स्थान के बारे में। और इस क्रम में जो हमारा प्रथम स्थान है वह है मगध। अब मगध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स की चर्चा की गई है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लगभग 200 सालों के भीतर ही मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब जनपद क्या होता है, महाजनपद क्या होता है, मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो यहाँ कहा गया है कि लगभग 200 सालों के टर्म के अंदर ही जो मगध था वो बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद बन गया। वर्तमान समय से अगर रिलेट करें तो जो बिहार है उसी को मगध कहा जाता था। क्लियर? आगे है गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी। वर्तमान समय में भी बिहार में गंगा और सोन बहती है, तो यहाँ कहा गया है कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि वह कौन सा जनपद था जहाँ से गंगा और सोन नदी बहती थी। तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? मगध। क्लियर? आगे लिखा हुआ है मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। कौन कौन से? तो मगध में बहुत ही 2 बड़े शक्तिशाली शासक हुए, और वे कौन कौन से थे? तो एक बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। तो इनके नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि जो बिंबिसार शासक था वह किस जनपद से रिलेटेड था, तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? मगध। क्लियर? मगध के बारे में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मगध से रिलेटेड जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है, यहाँ लिखा हुआ है महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। हमने अब तक बात किन किन के बारे में की? हमने बिंबिसार के बारे में बात की, हमने अजातशत्रु के बारे में बात की, और हमने जाना कि मगध के ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक थे। तीसरे एक और शक्तिशाली जो मगध के थे, जिनके बारे में आपके चैप्टर में चर्चा की गई है, वह कौन है? वह है महापद्मनंद। और इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है
बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। मगध की राजधानी के बारे में बताया गया है। तो सबसे आरंभिक मगध की राजधानी कौन सी थी? तो वह थी राजगृह, जिसको अभी वर्तमान में कहा जाता है राजगीर। और इसके बाद फिर कौन सा बन गया? तो इसके बाद मगध का राजधानी बन गया पाटलिपुत्र, और उसको अभी वर्तमान में कहा जाता है पटना। यही यहाँ बताया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, इसमें एक कहानी की चर्चा की गई है और इसके माध्यम से भारतीय शासकों की शक्ति को दर्शाया गया है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया 2300 साल से भी पहले की बात है, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर के बारे में आपने अच्छे से सुन रखा होगा। इसको विश्व विजेता कहा जाता है, लेकिन विश्व विजेता एक्चुअल में था नहीं। इसकी चाहत थी कि यह विश्व विजेता बने, लेकिन पूरी तरह से सफल न होने पर भी, यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ, पूरी तरह से सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ यह भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा। और भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पहुंचा? तो भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंचा। क्लियर? आगे है, जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, और इसका अगला लक्ष्य क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप पे आक्रमण करना, या यूं कहें मगध पे आक्रमण करना। और यह जब मगध पे कूच करना चाहा, मगध पे आक्रमण करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उसके सैनिक, उसके सिपाही जो थे, वह मगध पे आक्रमण करने से इनकार कर दिए। क्यों कर दिए? तो उसका कारण यहाँ लिखा है, वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। भारतीय सेना या भारत के शासकों के ताकत को देखकर सिकंदर के सैनिकों ने यहाँ आक्रमण करने से मना कर दिया। यही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे आपके मगध से रिलेटेड, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब आगे एक और इंपॉर्टेंट जनपद के बारे में बताया गया है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मगध के बाद हमें वज्जी राज्य के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि वज्जी राज्य के बारे में आपके इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। यहाँ लिखा गया है, मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था। मगध के नज़दीक ही एक राज्य था जिसका नाम क्या था? उसका नाम वज्जी था। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, और आप सब अच्छे से जानते हैं वैशाली कहाँ पे है? तो वैशाली बिहार में है। क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पे एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहा जाता है? जिसे गण या संघ कहा जाता है। अब गण या संघ का अर्थ क्या होता है? तो एक कॉमन अर्थ अगर समझें तो गण या संघ का अर्थ समूह के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? और यहाँ पे मैंने लिख दिया है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ अर्थात संगठन या सभा। और सभा का मतलब भी आप सब जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों का समूह ही सभा कहलाता है। तो अगर सिमिलर अर्थ में देखें तो सिमिलर अर्थ में ही ये दोनों वर्ड प्रयोग में लाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अन्य राज्यों से अगर तुलना करें तो अन्य राज्य में क्या होता है? एक राजा होता है, उसी का निर्णय अंतिम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे शासक थे और सभी शासक मिलकर शासन किया करते थे, और सभी को कहा किया जाता था, तो हर शासक राजा कहलाता था। क्लियर? आगे है, सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए निर्णय लिया करते थे। आप सब जानते हैं अब एक राजा तो था नहीं कि उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। बहुत सारे राजा थे, तो सभी राजा एक स्थान पर बैठकर सभा का आयोजन करते थे और सभी मिलकर वाद विवाद कर एक निष्कर्ष पे पहुंचते थे, जिसे निर्णय के रूप में प्रयोग किया जाता था। क्लियर? आगे है, स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन कौन? स्त्री, दास तथा कमकार। कमकार का मतलब है खेतीहर मजदूर जिसे कहते हैं। ये सारे लोग सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। क्लियर? आगे है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। आप लोग अच्छे से जानते होंगे बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। ये दोनों जो थे गण और संघ से ही संबंधित थे। अब बुद्ध और महावीर के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आपके चैप्टर में बहुत ही इनके बारे में डिटेल से बताया गया है। अभी के लिए आप केवल इतना जानें
कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। क्लियर। आगे है, कई राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। ये गण तथा संघ जो थे, बहुत सारे अन्य राज्य के राजा इन्हें जीतना चाहते थे, लेकिन वे जीतने में सफल नहीं हो पाए। गण तथा संघ बहुत लंबे समय तक चला। ठीक है। अंतिम समय था इसका गण और संघ का। तो इसमें क्या हुआ कि गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया। जो गुप्त शासक थे अंततः गण और संघ पे विजय प्राप्त किए और उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहां से क्वेश्चन बनेगा कि गण और संघ को अपने राज्य में कौन मिलाया था? तो आप लोग आंसर क्या करेंगे कि गुप्त शासकों ने अपने राज्य में उन्हें मिलाया था। क्लियर। आई होप यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे किस बात की चर्चा की गई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर में वह है आजाद शत्रु और वज्जी संघ। अब यहाँ आजाद शत्रु और वज्जी संघ के बारे में बताया गया है। मैंने आपको बताया था कि आजाद शत्रु कहाँ का शासक था? तो मगध का शासक था। क्लियर। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ लिखा गया, वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। जो वज्जी संघ है या यहाँ पे जो कहानी दिया गया है आगे में, इसका जो वर्णन है कहाँ से लिया गया है? तो दीघ निकाय नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है। आगे देखिए, दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। और दीघ निकाय है क्या? तो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि जो दीघ निकाय है वह क्या है? तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? एक बौद्ध ग्रंथ है। क्लियर। आगे है, जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। और इस दीघ निकाय में बौद्ध के बहुत सारे व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया। और यह जो दीघ निकाय है इसको लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। क्लियर। नेक्स्ट है, आजाद शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। जो आजाद शत्रु जो मगध के शासक थे वे वज्जी संघ पे आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। और इनका मंत्री था जिसका नाम क्या था? उसका नाम था वस्कार। और वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा कि किस प्रकार आक्रमण करें कि हमें सफलता मिले। बुद्ध ने वस्कार से पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से चलती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। उन्होंने पूछा कि वज्जी में होने वाली सभाएं नियमित रूप से चलती हैं या नहीं, या उनमें जो सदस्य हैं उपस्थित होते हैं या नहीं। इसके आगे उन्होंने कहा, जब उन्हें पता चला, मतलब जब बुद्ध को पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे, उन्होंने कुछ कारण दिए और इन कारणों को मेंशन करते हुए उन्होंने बताया कि जब तक ये सारे चीज़ें होती रहेंगी तब तक वज्जी पर आक्रमण करना सफल नहीं हो पाएगा। वे कारण कौन कौन से थे? तो उसमें पहला कारण था पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीवासी पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे तब तक उनको हराना बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरा कारण दिया, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक वज्जीवासी आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तब तक उनको हराना मुश्किल होगा। आगे क्या कहा? आगे कहा पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। नेक्स्ट है, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक उनको हराना मुश्किल होगा। नेक्स्ट है, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, तब तक उनको हराना मुश्किल होगा। और लास्ट में बताएं, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। मतलब वैसे संत जो विभिन्न मतों को मानते हैं, अलग अलग मतों को मानते हैं, लेकिन अलग अलग मतों को मानते हुए भी अगर उनका सम्मान किया जाएगा वज्जीवासियों के द्वारा तो उनको हराना मुश्किल होगा। क्लियर। तो यही यहाँ पे बताया गया था आजाद शत्रु और वज्जी संघ के बारे में। आई होप यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे किस बात की चर्चा की गई है। आपके इस चैप्टर में जो अंतिम इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है अन्यत्र। अब अन्यत्र क्या है? मैंने आपको बता रखा है कि हर चैप्टर के लास्ट में अन्यत्र दिया गया है। और अन्यत्र में बताया क्या गया है, जैसे हम लोग पूरे चैप्टर में तो बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, लेकिन जिस समय हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात करते हैं उसी समय में, उसी कालखंड में दुनिया के अन्य क्षेत्रों में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी उसी के बारे में अन्यत्र में दिया जाता है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर के अन्यत्र में क्या बताया गया है। यहाँ लिखा गया, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की
स्थापना की। कहाँ के लोगों ने? एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की। और एथेंस जानते हैं आप लोग यूनान की राजधानी है। कहाँ की? यूनान की राजधानी एथेंस है। तो वहाँ के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की और उस शासन व्यवस्था को कहा किया जाता था, तो उसे कहा गया प्रजातंत्र या गणतंत्र। आप लोग अच्छे से जानते हैं प्रजातंत्र होता क्या है। तो प्रजातंत्र उसे कहते हैं जहाँ प्रजा की प्रमुखता होती है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रजा ही संभालता है। क्लियर? आगे है, इसके अंतर्गत 30 साल से ऊपर के उन सभी को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वैसे लोग जो दास नहीं थे और उनकी उम्र सीमा 30 साल से ऊपर थी, मतलब 30 साल से ज़्यादा थी, उन्हें क्या था? उन्हें पूर्ण नागरिकता प्राप्त था। क्लियर? नेक्स्ट है, शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। आप सब जानते हैं शासन व्यवस्था में बहुत सारे पद होते हैं और उन पदों पे जो नियुक्तियां थी वे लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। क्लियर? नेक्स्ट है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। मतलब जो औरतें थी वहाँ उन्हें नागरिकता नहीं दी जाती थी या औरतों को नागरिक ही नहीं माना जाता था। क्लियर? नेक्स्ट है, व्यापारियों एवं शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। मतलब एक वर्ड में आप लोग समझे, वहाँ पे जो रह रहे थे व्यापारी हों या शिल्पकार हों, जो विदेशी थे, जो दूसरे देश से लाकर वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्हें भी नागरिकता प्राप्त नहीं थी। और अंत में है, एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। मतलब एक वर्ड में अगर आप समझे तो जो दास वर्ग थे, जो दास का काम किया करते थे, उन्हें भी नागरिकता प्राप्त नहीं थी। कहाँ पे? तो एथेंस में। क्लियर? आई होप यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैंने हर एक पॉइंट को डील किया, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको हमने छोड़ा हो। इस सेशन को देखने के बाद आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।